तमिलनाडु 23 अप्रैल को 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए मतदान करेगा। 5.67 करोड़ मतदाताओं में से आपके पास आधे से ज़्यादा महिलाएं हैं और हाँ, युवा मतदाता भी होंगे जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग होने जा रहे हैं, जिन्हें इनमें से कई पार्टियां लक्षित करने वाली हैं। उसमें बेशक विजय की टीवी के पार्टी भी शामिल है। मैं सेलम में थियागराजार पॉलिटेक्निक में हूँ और यह सोना ग्रुप ऑनएफ इंस्टीट्यूशंस का हिस्सा है। और मेरे साथ यहाँ कई युवा मतदाताओं के साथ साथ उनके शिक्षक, वयस्क हैं जो मैच्योर नागरिक हैं, जिन्होंने कई सालों से राजनीति देखी है। मैं आपसे शुरू करने जा रही हूँ सर, क्या इलेक्शन के बुखार ने युवाओं की कल्पना पर कब्जा कर लिया है, आपको ऐसा लगता है, या वे इससे अलग थलग बने हुए हैं? ये एग्जैक्टली यह इलेक्शन सिर्फ युवाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, इसलिए यह द्रविड़ राजनीति के 50 सालों के परिदृश्य को बदलने वाला है। ये इस साल बदलने वाला है। आपको लगता ही नहीं कि ये बदलने वाला है? आपका क्या कहना है? आप हैं, क्या आपने पहले ही सोच लिया है कि आप किस बारे में सोचने वाली हैं? आपका नाम क्या है? इलिल राज। ठीक है। मुख्य समस्या यह है कि सेलम शहर का आईटी सेलम आईटी के विकास बुनियादी ढांचे की कमियों, अश्रव्य प्रतिभा के साथ संघर्ष कर रहा है, जहां प्रतिभाएं सेलम शहर के आईटी उद्योग में नहीं आ रही हैं। तो आप सोच रहे हैं कि चेन्नई या बेंगलोर या कोयम्बटूर को फ़ायदा होता है, सेलम पीछे छूट जाता है? हाँ। आप यह भी जानते हैं कि एआई है जो हावी होने जा रही है, और सिर्फ सेलम शहर ही नहीं बल्कि बाकी दुनिया भी भुगतेगी। हाँ, सेलम शहर को भुगतना पड़ेगा। स्थानीय। ठीक है, आपका नाम क्या है और चुनाव आ रहे हैं तो आपके क्या विचार हैं? मेरा नाम हरिनेश है। मेरी पहली चिंता ये है कि महिलाओं और लड़कियों और यहाँ तक कि लड़कों के लिए भी कोई सुरक्षा नहीं है। चुनाव हो रहे हैं तो आपके क्या विचार हैं? क्या आप अपने दोस्तों के बीच राजनीति पर बिल्कुल भी चर्चा करते हैं? आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम वनिता विकल है। मैं तीसरे साल कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग से हूँ। मैं कभी इलेक्शन के बारे में अपने दोस्तों के साथ के बारे में चर्चा नहीं करती, लेकिन जब इलेक्शन करने की बात आती है। क्या आप परिवार में चर्चा करती हैं? परिवार में क्या कभी डिनर टेबल पर राजनीति पर कोई चर्चा होती है? उन्होंने कहा टीवी के हमारे दोस्तों को चुनने के लिए ठीक है। वे ऐसा सोच रहे हैं। मेरा नाम विश्वेता है। मैं दूसरे वर्ष के कंप्यूटर विभाग से हूँ। मेरा मुख्य डर फर्जी वोटिंग है, और अभी वे दे रहे हैं जैसे लैपटॉप, कुछ पैसे इस चुनाव के लिए, लेकिन वे बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। हाँ, नहीं। और वह आपको लगता है कि उपहार केवल चुनाव के दौरान ही आ रहे हैं? उन्हें साल भर आना चाहिए। हाँ, लेकिन महिलाओं की शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा के लिए कुछ योजनाएं हैं, है ना? वे पालन नहीं कर रहे हैं उसका, उन योजनाओं का सही ढंग से, ठीक से। सबको नहीं मिल रहा है? हाँ, नहीं, वो सबको नहीं मिल रहा है। मुद्दों के बारे में और बात करना, और जनता और छोटे बच्चों से अपील करना, सिनेमा या किसी भी चीज़ की काल्पनिक दुनिया से मोहित हुए बिना। उन्हें सोचना होगा कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और कौन अच्छा कर सकता है, कौन बुरा कर सकता है, और उन्हें उस तरह से सोचना होगा, और उन्हें वोट करना होगा। और पैसे या उपहार या किसी भी चीज़ से रिश्वत नहीं लेनी है, क्योंकि चुनाव के दौरान, जैसा किसी ने कहा, उपहार, मुफ्त चीज़ें हमेशा बांटी जाती हैं। और लोगों को अपना नेता चुनने के लिए सोचना और काम करना चाहिए। इस इलेक्शन के संबंध में ये मेरी मुख्य चिंता है। आखिरकार हम सब शिक्षक हैं, तो मेरी चिंता ये है कि और सभी इलेक्शन पार्टियां इन युवा नौजवानों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, क्योंकि वे मतदान की बड़ी संख्या में योगदान करते हैं। तो जब हम आंकड़े देखते हैं, वे जितना ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, मोबाइल फ़ोन की लत और अन्य अनुशासनहीन गतिविधियों में शामिल होना अभी बहुत ज़्यादा है। तो यह मुख्य चिंता है जिसमें हमारे छात्र या युवा आबादी जो राष्ट्र निर्माण में योगदान करने जा रही है। तो आने वाली सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और रोकना चाहिए, मजबूत नीतियां बनानी चाहिए, क्या कहूँ, उन्हें पटरी पर लाने के लिए। मैम, आपकी चिंताएं क्या हैं? मेरी चिंता ये है कि लोगों को समझदारी से वोट करना होगा और नए चेहरों को एक अवसर देना होगा जो अपनी नई सोच और जिम्मेदार नेतृत्व ला सकें। यही मेरी चिंता है। तो आप कई सालों से जिस तरह से राजनीति चल रही है उससे निराश हैं? निराशा की तरह नहीं, बदलाव देखना चाहती हूँ। उन्हें देने दें, हम दूसरों को मौका दें और बदलाव देखें। यही मेरी बात है। वह इलेक्शन मुद्दा क्या है जिस पर आप वोट करेंगे? आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है? मेरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि उन्हें सोचना होगा और उन्हें वोट करना होगा। यही मुख्य बात है। क्या भ्रष्टाचार मुद्दा है? क्या भ्रष्टाचार एक मुद्दा है? भ्रष्टाचार के बारे में सब जानते हैं मैम?
ये अब बराबरी पर लाने वाली चीज़ है, क्योंकि हर कोई समान रूप से तो सब जानते हैं कि राजनीति में क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें सोचना होगा और उन्हें समझदारी से वोट करना होगा। मुख्य बात मेरी चिंता है महिला सुरक्षा है। यौन उत्पीड़न को आगामी राजनीतिक में बदलावों के लिए खत्म करना है, हमें उसकी ज़रूरत है। तो क्या क्या किसी के एजेंडे में ये है? क्या कोई राजनीतिक पार्टियां हम इसके बारे में बात कर रही है? नहीं मैम, अभी भी नहीं। वे इसके बारे में एक बड़े इलेक्शन मुद्दे के रूप में बात करते हैं, लेकिन मैम आप क्या कहती हैं? आपकी चिंताएं क्या हैं? अब आप जानती हैं, इस सरकार की उदाहरण के लिए लड़कियों की शिक्षा के लिए कई योजनाएं थीं, वैसे भी ऐतिहासिक रूप से तमिलनाडु में रही हैं, लेकिन क्या उन कारकों से कोई फर्क पड़ता है? क्योंकि जाहिर है ये हम देखते हैं कि युवा पीढ़ी उस तरह की योजनाओं के कारण भी आ पा रही है ना? मैम कुछ पार्टियों की बहुत पृष्ठभूमि है और वे हमारे राज्य पर कई अवधियों तक शासन कर रही हैं। 50 वर्षों से अधिक समय से वे हमारे राज्य पर शासन कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ बदलावों की ज़रूरत है वोट के लिए, कुछ सकारात्मक लोगों की जो हमारे देश को एक बेहतर तरीके से बना सकें। ठीक है, दूसरे नौजवान कौन हैं जो बात करने जा रहे हैं? मैं लेक्चरर बोल रही हूँ, कृपया बताइए। आप क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं सर? दरअसल तमिलनाडु में हम 5 दशकों से ज़्यादा समय से द्रविड़ नियंत्रण में रहे हैं। हमें नए आने वाले को एक मौका देना होगा, चाहे वो विजय हो या कोई और हो। तो सेलिब्रिटी पार्टी का मेजॉरिटी और प्रमुख पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी या मुख्य विपक्षी पार्टी, वे सीटें केवल उस विशेष विधानसभा के मेजॉरिटी समुदाय को दे रहे हैं। तो भले ही हमने तमिलनाडु में कहा कि कोई जाति नहीं है, हम अपने नाम में जाति का नाम नहीं लगा रहे हैं, ये यहाँ एक प्रमुख भूमिका निभा रही है। और मेरे दृष्टिकोण से मुख्य चिंता यह है कि भ्रष्टाचार मुख्य चिंता है। हर विभाग में, प्रत्येक विभाग में रिश्वत दिए बिना हम कोई काम नहीं करवा सकते, खासकर रेवेन्यू विभाग, पंजीकरण विभाग। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं। हाँ, तो ये एक बड़ी चिंता है। कोई अनुभव जो आपको हुआ हो सर, जिसे आप साझा कर सकते हैं? हाँ, मुझे अनुभव है मैम। अगर हम पट्टा ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर रहे हैं या हम उचित दस्तावेज के साथ रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं, तो भी वे देरी कर रहे हैं, बिना किसी उचित कारण के वे देरी कर रहे हैं, तो वे उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि आपको टेबल के नीचे से कुछ देना पड़ता है। हाँ, वे उम्मीद कर रहे हैं, वे अप्रत्यक्ष रूप से वे कह रहे हैं, अगर हम पैसे देते हैं तो वे ये कर देंगे, वे सब कुछ कर देंगे। लेकिन ये कमोबेश सभी राजनीतिक दलों के लिए सच है ना? इतने सालों में इसे बदलना होगा मैडम। इसे बदलना ही होगा, लेकिन लोगों को भी उन्हें खड़ा होना होगा। हम कोई पैसा नहीं देंगे जब तक वे यहाँ तक कि हर कोई वे शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, तो उन्हें बचना चाहिए और वे किसी भी काम के लिए पैसे देना बंद भी करना चाहते हैं। हाँ, क्या वह आज के भारत में संभव है? हाँ, आप चाहते हैं? हाँ, ये संभव है। दरअसल यह संभव है, लेकिन बात यह है हमें सिस्टम को पूरी तरह से बदलना होगा। बुनियाद से शुरू करके हमें सिस्टम को बदलना होगा। पहले शुरुआत में हमें लोगों का मन बदलना होगा। जहाँ हम कहीं भी जा रहे हैं, हमें जाना है किसी भी ऑफिस में, हमें सही तरीके से जाना होगा, हमें दस्तावेज़ों को सही तरीके से जमा करना होगा। तो हमारे पास हमें सरकार और लोगों के बीच एक संचार प्रणाली की ज़रूरत है। अगर उनके बीच एक संचार प्रणाली विकसित की जाती है तो हम इसे ज़रूर बदल सकते हैं मैम। तो वोट उसे करने का एक तरीका है ना? यह एक संवाद है। वोट सरकार और लोगों के बीच सबसे बड़ा संवाद है। क्या लोग इसका अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या ये बदलाव ला सकता है? हाँ मैम। आपको लगता है कि ये कर सकता है? हाँ, मुझे लगता है। मैं सोच रहा हूँ कि क्या वह वोट दुनिया में कुछ भी बदल सकता है। ये तो उसका एक मूल्य है कि हाँ, ये तो भौगोलिक सीमाओं को भी बदल सकता है। हाँ, ये सच है। धन्यवाद मैम। तो क्या कोई और है? इलेक्शन से आपकी सबसे बड़ी उम्मीद क्या है? क्या कोई उम्मीद है भी? छुट्टी? इसका मतलब ये नहीं है कि यह अच्छा नहीं है, नहीं।
लेकिन इसे प्रतिभा और क्षमता के आधार पर किया जाना चाहिए। क्यों मुफ्त की चीज़ें दी जानी चाहिए? अगर ऐसा है भी तो जैसे मिड डे मील योजना, हम सब जानते हैं कि इसने लड़कियों को स्कूल में या बच्चों को स्कूल में बनाए रखने में मदद की। उस तरह की योजनाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, है ना? मेरा मतलब है स्वास्थ्य, अगर उनका स्वास्थ्य जांच होता है और इसी तरह। मैं सभी मुफ्त की योजनाओं के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बस इंगित कर रहा हूँ जो चीज़ें हो रही हैं इलेक्शन समय के दौरान। जैसे उपहार जो मतदाताओं को लुभाने के लिए दिए जाते हैं। तो कोई और अंतिम विचार जो आप लोगों को बताना चाहते हैं? जी सर। तो मेरी चिंता यह है कि कुछ चीज़ें जो मैं तमिलनाडु में शामिल करना चाहूँगा। तो केंद्र सरकार की योजनाएं जैसे स्काई, सैनिक स्कूल और जवाहरलाल नेहरू नवोदय स्कूल, वे चीज़ें तमिलनाडु में ज़्यादा लागू नहीं की जाती हैं, तो वह भी तमिलनाडु में लागू होने जा रहा है। दूसरी बात है उद्योग के दृष्टिकोण। तमिलनाडु केवल विनिर्माण उद्योगों का एक प्रमुख योगदान करता है, लेकिन आईटी में नहीं। आईटी में सबसे ज़्यादा योगदान कर्नाटक का है, तो वह अधिकतम योजनाएं हैं। नया राज्य आता है, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में आता है, पूरे टेक दिग्गज वहाँ हैं। लेकिन तमिलनाडु में वे जो टेक दिग्गजों में शीर्ष 10 कंपनियां हैं वे उपलब्ध नहीं हैं, तो ये दूसरी चिंता है। तीसरी बात ये है कि लोगों को बदलना होगा। अगर आप नए चेहरों को देख रहे हैं ना, तो नए चेहरों ने समाज के लिए क्या किया, ये भी सोचना होगा। तो अगर उदाहरण के लिए विजय आ रहे हैं, तो इसका मतलब है विजय ने लोगों के लिए क्या किया है। तो अगर एमजीआर को उदाहरण के तौर पर लें, एमजीआर ने बहुत सी चीज़ें की, विजय ने क्या किया है यह भी देखना होगा। सर एक बात मैं कहूंगी, राज्य सरकार बात कर रही है कि केंद्र पर्याप्त फंड नहीं दे रहा है। तमिलनाडु जैसा राज्य बहुत बहुत प्रगतिशील है, हम बहुत पैसा देते हैं, केंद्र हमें पैसा वापस नहीं देता है। क्या यह कुछ ऐसा है जो यहाँ के लोगों के लिए चिंता का विषय है? क्योंकि हमारा विकास प्रभावित हो रहा है क्योंकि वे हमारे हिस्से का पैसा नहीं देते हैं। मेरा मतलब है बिहार जब वह 1 रुपया देता है तो उसे 7 रुपये वापस मिलते हैं। हमें क्या मिलता है? कुछ पैसे वापस, है ना? क्या ये एक चिंता का विषय है? नहीं, ये चिंता का विषय नहीं है मैम। असल में मेरे पास अभी डेटा था। पुरची थलाइवर एम जी आरएस ने दोपहर के भोजन की व्यवस्था शुरू की। उस दोपहर के भोजन की व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार भी धन दे रही है। इस योजना का नाम समग्र शिक्षा SSA योजना है। वे 75% धन दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि महिला शिक्षा प्रणाली के लिए ACT प्रगति छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। और यहाँ तक कि हर शासक पार्टी के लिए मेरा वित्त मंत्रालय जी ST परिषद का हिस्सा है जी। ST ने परिषद एक बार जब राज्य सरकार के वित्त मंत्री मंजूरी दे देते हैं तभी फंड जारी किया जाता है। इसलिए राज्य और केंद्र की राजनीति के बीच इन कई विरोधाभासों के कारण लोग केवल भ्रमित हो रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, युवाओं के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है। क्या कोई भी राजनीतिक दल उन चिंताओं को बिल्कुल भी संबोधित कर रहा है? तो आम तौर पर आज की तारीख में उनमें से कोई भी युवा पीढ़ियों के लिए इसे ठीक से नहीं कर रहे हैं। लेकिन वे अब जो कुछ भी कर रहे हैं असल में तो वे मुफ्त में दे रहे हैं। दूसरी चीज़ों की ही लोग बात कर रहे हैं, इसके बजाय कि युवाओं के लिए क्या अवसर है, देश का इकोनॉमी कैसे पैदा किया जाए या वे खुद को कैसे विकसित कर सकते हैं। रोजगार के मुद्दे, इस तरह की चीज़ों को किसी भी राजनीतिक पार्टी ने नहीं उठाया है। निश्चित रूप से ये युवाओं के लिए एक अच्छा उछाल है, तो उन्हें रोजगार के बारे में बात करनी होगी। आजकल एक हालिया सर्वे में लिंक्डइन पे देख रहा था, तो 10 में से 8 लोगों को बिल्कुल भी नौकरी नहीं मिल रही है। तो मुझे यकीन है आप सभी विजय के फैन हैं। नहीं, विजय की फैन नहीं। आपका क्या? विजय के फैन। तो क्या ये उसके लिए भी एक वोट बन जाता है? ये आपके लिए एक वोट बन जाता है। आपका क्या? विजय की फैन। वोट भी वैसे ही बदलता है। क्या आपका परिवार भी विजय का समर्थक है? नहीं, आपके पिता को छोड़कर। ठीक है, माँ वोट दे रही है, समर्थक है। तुम लड़कियों का क्या? विजय के फैन नहीं। मैम, मुझे लगता है सिनेमा अलग है और असल ज़िंदगी अलग है मैम। मैं नहीं चाहती, क्योंकि हम कभी नहीं जानते कि वह असल ज़िंदगी में क्या है। हम कभी नहीं जानते कि वह क्या करने वाला है, क्योंकि हम सिर्फ सिनेमा में उसका चेहरा देखते हैं। अब उसने कहा कि वह तुलना कर रहा है, लेकिन असल में जब त्रिशा और विजय का मामला सामने आया तो उन्होंने कहा कि कल्याण की 3 पत्नियाँ हैं। क्या वह ठीक है? और मैं नहीं चाहती वे भी तुलना कर रहे हैं मैम। वे क्यों करें? हाँ, मैं बस नहीं चाहती कि टीवी के आए सिर्फ इसलिए क्योंकि हम नहीं जानते कि उसका असली चेहरा क्या है। क्या ये अच्छा है इस तरह की सोशल मीडिया बहस? मेरा मतलब है, जैसा कि आपके प्रोफेसर ने कहा कि छात्र राजनीति पर बात नहीं कर रहे हैं। हमें असल में कैंपस के अंदर राजनीति पर बात करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है ना। लेकिन जब छात्रों, आप सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पर उस तरह की बहस, क्या आपको लगता है कि ये एक अच्छी बात है जो होती है? मेरा मतलब है आपने एक अच्छी बात कही कि जो लोग विजय के फ़ैन हैं उन्हें विजय का वोटर बनने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 अलग अलग बातें हैं।
लेकिन बाहर से कोई अगर उसे आना है, यह सिर्फ सन न्यूज़ की वजह से ही ट्रेंड कर रहा था क्योंकि मामला लीक नहीं किया गया था। ये साफ कहा गया है कि ये एक अदालती प्रक्रिया है, लेकिन वे मामला लीक कर देते हैं। हाँ, तो राजनीति इतनी ही गंदी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी नौजवान बाहर जाएंगे और वोट, और उम्मीद है कि आपका वोट एक फ़र्क लाएगा। जैसा कि आपके शिक्षक ने कहा, उम्मीद है आप आगे बढ़कर वोट करने से पहले सोचेंगे कि आप किसे और क्यों वोट दे रहे हैं। तो ये थी सलेम के त्यागराजर पॉलिटेक्निक कॉलेज से हमारी रिपोर्ट। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।